तो इसके बाद हम 2022 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ यूपी पीसीएस का, उसमें देखते हैं कि पर्यावरण से कितने प्रश्न पूछे गए और वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ठीक है, 2023 का हम ऑलरेडी देख चुके हैं, चैनल पे अपलोडेड है। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। तो जाहिर सी बात है यूकेलिप्टस है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगर आप परीक्षाएं दे रहे हैं और आपने लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र देखें तो आपको ये मिल जाएगा। तो यूकेलिप्टस जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पौधा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन दिया गया है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है, और इसमें नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को आपको छांटना है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन सही हैं। कैसे सही हैं इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो पारिस्थितिकी निषेध या निकेत शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने क्या कहा, तो इसको कहा है माइक्रो हैबिटेट्स कहा है। पारिस्थितिकी निकेत उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। इसमें प्रत्येक प्रजाति का अपना एक अलग स्थान होता है। यह पर्यावरण उसके विशिष्ट संरचनात्मक अनुकूलनों, शरीर क्रियात्मक और समायोजनों तथा विशिष्ट व्यवहार परक प्रतिरूपों से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे देखें, तो किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है। तो जो पर्यावरण से फ्रेंडली होते हैं उनको हम इको मार्क प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में और भी डिटेल देख लेते हैं। तो यह मार्किंग योजना वर्ष 1991 से शुरू की गई। इको मार्क का लोगो मिट्टी का बर्तन है। इको मार्क पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इको मार्क बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है, अब आपको बताना है ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी नहीं है। तो CO2 है, उसके बाद जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, ऑर्गन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है देखते हैं। तो 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। विदित है कि वर्ष 1987 में 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर संयुक्त राष्ट्र और 45 अन्य देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस दिवस के मनाए जाने का मूल उद्देश्य यह है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूकता करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो ये कारण है 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो जैव आरक्षित क्षेत्र और राज्य आपको इनको मैच करना है। तो मानस जो है वो कहाँ पे है, असम में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, और नंदा देवी उत्तराखंड में, और पचमढ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पे अंतरिक्ष अनुसंधान जो है ये 2030 तक का प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए देखें तो 2030 तक प्राप्त करने के लक्ष्य के विषयों में अंतरिक्ष अनुसंधान शामिल नहीं है। और जिन विषयों को शामिल किया गया है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें गरीबी निर्धनता जो कि SDG 1 है, शून्य भूख SDG 2 है, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन SDG 3 है, गुणवत्ता परक शिक्षा SDG 4 है, और लैंगिक समानता जो है ये SDG 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ भी ये SDG दिए गए हैं, इनको आपस में मैच करना था। तो SDG 10 जो है ये असमानताओं में कमी को दर्शाता है। SDG 13 जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। SDG 14 जो है वो जल के नीचे जीवन से रिलेटेड है। SDG 15 जो है वो भूमि पर जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो क्या था, तो इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना गंगा एक्शन प्लान परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद DDT के बारे में कि DDT क्या है, तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। ठीक है, यानी ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो DDT क्या है, एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन क्रिस्टलीय रासायनिक यौगिक है। यह एक कार्बन क्लोराइड है। इसका विकास मूलतः एक कीटनाशी के रूप में किया गया था, किंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के चलते इसका उपयोग बंद करना पड़ा।
सबसे पहले डीडीटी का संश्लेषण सन 1874 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के रसायनज्ञ आथमर जेडलर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो ये दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से। तो अभिकथन है, तो लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, और कारण जो है वो लिम्नेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है। तो ये दोनों ही कथन आपस में सही हैं, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पादप प्लवक सूक्ष्म जीव है जो समुद्र में पौधों के समकक्ष है और समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। इसके अलावा ये मृत कोशिकाओं को सागर के निचले और अंदरूनी हिस्सों में भेजकर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पादप प्लवक की वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्वों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता में वृद्धि करते हैं क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो वो कोचीन का अड्डा जो है, कोचीन का हवाई अड्डा जो है ये सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद फिर पवन ऊर्जा, फिर नाभिकीय ऊर्जा और फिर बायोमास ऊर्जा। तो हम इसका डिटेल देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। तो पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा आदि अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न होते हैं, जबकि नाभिकीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा ऊर्जा का ऐसा रूप है जो परमाणु नाभिक द्वारा मुक्त होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा दो विधियों द्वारा उत्पादित हो सकती है, पहला एक तो विखंडन के द्वारा और दूसरा जो है वो संलयन के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा परमाणुओं के संयोजन अथवा विखंडन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, ठीक है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघली चट्टानों यानी मैग्मा के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो परमाणु ऊर्जा जो है ये जो है ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास। तो जीवित जीवों अथवा मरे हुए जीवों से प्राप्त पदार्थ जैव मात्रा या बायोमास कहलाता है। परमाणु ऊर्जा बायोमास का स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं हम देख लेते हैं। तो पहला जो है इसमें कृषि फसल के अवशेष आते हैं, वानिकी अवशेष आते हैं, शैवाल आते हैं, लकड़ी प्रसंस्करण अवशेष आते हैं, नगर पालिका के अवशिष्ट आते हैं, गीला अवशिष्ट आता है, लकड़ी की ऊर्जा फसलें आती हैं और अवशिष्ट औद्योगिक अपशिष्ट आते हैं। तो ये सारा जो बायोमास ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। परमाणु ऊर्जा यहाँ पे नहीं होगा। और ये गोबर और कोयला, खाद्य और अपशिष्ट ये भी हैं उसी के। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पे 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर। तो इसके हिसाब से आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो 1986 में पारित किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित किया गया, जो संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम भारत सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि वह पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन आदि का उपाय करें। तो ये 86 जो पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम है इसके बारे में सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो ऊन जो है ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अर्थात जैव निम्नीकरण वेस्ट क्रियाकलापों द्वारा घुलकर नष्ट हो जाता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण का बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऊन, रबर आदि जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं, जबकि प्लास्टिक के कप, कांच की बोतल और एल्यूमिनियम फाइल्स आदि जो है वो जैव निम्नीकरण पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की। तो कब मनाया जाएगा? ये 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा डॉल्फिन डे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन प्रजातियों के संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष 2022 में 5 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि गंगा नदी की डॉल्फिन को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय जलीय प्रजाति घोषित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में मीठे पानी और समुद्री डॉल्फिन दोनों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। भारत में गांगेय डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो वो 3700 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो ये दिवस दिया गया है, घटना और अवसर, तो इसको आपको मैच करना है। तो अब जो 18 अप्रैल तो ये विश्व विरासत दिवस, 22 मई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और दिसंबर 5 जो है ये विश्व मिट्टी दिवस। तो ये 19 प्रश्न 2022 की परीक्षा में पूछे गए थे जो कि पर्यावरण से रिलेटेड थे। अब इसमें से आप ये देख रहे होंगे कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं, वो हर साल लगभग, मतलब जो पर्टिकुलर कुछ टॉपिक है ना उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आप यहाँ पे उन टॉपिक को सही से आइडेंटिफाई कर पाइए और उनके बारे में अच्छी तरीके से पूरी स्टडी रखिए, जिससे कि जो प्रश्न आए वो लगभग आपको मिल पाए। ठीक है।